जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बैंकिंग एंड टैक्सेशन, बैंकिंग एवं कराधान। इसमें से बैंकिंग के बारे में तो हमने पढ़ लिया, जहाँ पे हमने पूरे एक्सरसाइज भी उस पर बेस कर लिया। तो अब बारी है टैक्सेशन। टैक्सेशन में भी टैक्सेशन क्या होता है इसका हमने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जहां पे हमने बात किया इससे जुड़े पूरे टर्म्स के बारे में। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो जाइए प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जिसने भी वो वीडियो लेक्चर देखा होगा वो बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करने वाला है। आप देखें या नहीं देखें, इसके बारे में नहीं पता ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। इसी में हम देखने वाले हैं आज एक्सरसाइज नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले के एग्जाम्पल्स भी हमने करवा चुके हैं, आप जरूर देख लीजिएगा उसको। तो मैं क्वेश्चन रीड करने वाला हूं हमेशा की तरह कि क्वेश्चन अगर रीड कर लिए तो 50% सोल्यूशन तो हमारा हो ही जाता है। मेन है समझना। तो एक शासकीय कर्मचारी है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका जो है वार्षिक आय कितना है, 4,10,000 रुपये। स्टूडेंट कितना, 4,10,000 रुपये उसका जो है वार्षिक आय है। वह प्रति माह 4,000 रुपये कहाँ जमा करता है, वो प्रति माह जो है सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है। 24,000 रुपये क्या करता है, वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम देता है, और 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो इसके बाद ये हो गया बचत वाला सेक्शन। आपको पता ही होगा हमारा सोल्यूशन कैसे होता है। हम हल करते हैं स्टेप वाइज कि पहले ग्रॉस इनकम फिर बचत की राशि, जैसा कि आप ही देख ही रहे होंगे, ताकि पूरा चीज़ आपका स्पष्ट हो, कहाँ क्या हो रहा है, सारी घटनाएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। फिर आते हैं ट्रस्ट में दान की राशि। तो पीएम राहत कोष में जो कि 100% कर मुक्त होता है। गवर्नमेंट को जब आप दान करते हैं स्टूडेंट, वो 100% कर मुक्त होता है। लेकिन आप एक प्राइवेट चैरिटी कह लीजिए या प्राइवेट इंस्टीट्यूट फंड प्रोवाइड करते हैं उनको, तो वो 50% ही क्या होता है, आपका टैक्स से फ्री कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पीएम राहत कोष में जो 100% कर मुक्त है, क्या दिया जाता है, 20,000 रुपये दान किया जाता है, और वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये, जिसका आपका 50% कर मुक्त होगा। अब फिर 80C और 80G का हमें लगाना है धारा को। क्या होता है 80C 80G, वीडियो लेक्चर नंबर 6 जरूर देख लीजिएगा, पूरा हमने डिटेल से वहाँ कवर किया है, सारे क्वेश्चन का जवाब वहाँ मिल जाएगा। चलिए, तो इनका जो ग्रॉस इनकम है, कुल आय है, वार्षिक आय है, या जो कुछ भी कह लीजिए आप, क्या वो कितना है, 4,10,000 रुपये है। फिर बचत की राशि दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, बचत की राशि कितना है स्टूडेंट, तो GPF सामान्य भविष्य निधि जनरल प्रोविडेंट फंड में वो क्या करता है, 4,000 रुपये प्रति माह जमा करता है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, 4,000 प्रति माह जमा करता है। तो 12 माह तक जब जमा करेगा तो कितना आ जाएगा, 12 चौक के 48,000 रुपये, क्योंकि बात होगा पूरा साल भरे का। फिर 24,000 रुपये LIC होगा, जीवन बीमा पॉलिसी के तहत। तो प्रीमियम कितना देता है साल भर में, वो देता है 24,000 रुपये। फिर हम आते हैं NSC नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, वो कितना करता है, 25,000 रुपये उसमें जमा करता है या उसको खरीदता है। तो ये हो गए जमा की राशियाँ। तो कुल बचत की राशि, ये बचत होता है स्टूडेंट, सेविंग्स में आते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 97,000 रुपये। अब 97,000 रुपये को हम क्या करते हैं, इस ग्रॉस इनकम से, इस टोटल इनकम से माइनस कर देते हैं, तो हमें एक राशि मिलता है जिस पर हमें आयकर की गणना करनी होती है, जो कि कहलाता है आपका कर योग्य राशि। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, वो क्या है कि धारा 80C के तहत आयकर में छूट जो है वो अधिकतम 1,00,000 रुपये है। क्या होता है धारा 80C, तो धारा 80C के अंतर्गत सरकार जो है आपको कुछ आयकर में क्या देता है, छूट देता है, मुक्त कर देता है, वो है अधिकतम 1,00,000 रुपये। आपने सेविंग कितना किया स्टूडेंट, 97,000 रुपये। अब क्या 1,00,000 घटाया जाएगा इस पूरे में से कि 97,000 रुपये। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपका राशि, आपके जो बचत की राशि है वो 1,00,000 से ऊपर जाता है, तो अधिकतम जो छूट की राशि आपको मिलने वाली है वो कितना है, 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा चाहे जितना भी जाए। लेकिन अगर जितना कम है, जैसे 97,000 रुपये, तो आप किसको माइनस करेंगे, अभी 97,000 रुपये, न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है। चलिए, तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो आपको कर योग्य राशि मिलेगी। कर योग्य राशि कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो 4,10,000 में जब 97,000 घटाएंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर बात की जाए इस 10,000 में, तो यहाँ से अगर माइनस होगा तो 87,000 आप में मिल जाएगा। 87,000 अर्थात 3,00,000 में जब 87,000 घटेगा तो आपके पास आ जाएगा 3,13,000 रुपये। आप करके देख लीजिएगा, 3,13,000 रुपये बिल्कुल आपको मिलने वाला है यहाँ पे।
3,13,000 रुपये ये मिलने वाला है रुपए। 3,13,000 क्या है, कर योग्य राशि है। लेकिन ये जो कर्मचारी है वो दान भी करता है, कहाँ, ट्रस्ट में दान। तो तीसरे नंबर सेक्शन में मैं लिखता हूँ दान की राशियाँ। दान की राशि जो है 80G के तहत क्या किया जाता है, आपका छूट किया जाता है, जिसमें से आप पीएम राहत कोष में जब दान करते हैं तो 100% कर मुक्त है, जो कि वो 20,000 रुपये करता है। तो इस 20,000 को पूरा घटा दिया जाएगा इससे। ये जो कर योग्य राशि आया है अभी वर्तमान में, अगर ये दान नहीं किया जाता, ये सब काम नहीं किया जाता, तो आपका जो आयकर की गणना होती वो किस में होता, इसमें होता। लेकिन अब जो है दान भी किया जाता है और पीएम राहत कोष में तो 20,000 जो कि पूरा आपका कर मुक्त है, और वृद्धाश्रम में 50% कर मुक्त रहता है, जिसमें वो दान करता है 12,000 रुपये। तो इस 12,000 का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें निकालना पड़ेगा छूट योग्य राशि, जिस पर उसको छूट मिलेगा। 12,000 पे तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा छूट योग्य राशि जो प्राप्त होगा, छूट योग्य राशि या रिबेट कह लीजिए, वो कितना हो जाएगा आपका, इस 12,000 का अर्थ होता है गुणा 50%। तो 50 गुणा प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 1/100। बिल्कुल सिंपल सा गणित है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6,000 रुपये जो है क्या मिल जाएगा, जो छूट की राशि है वो प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ट्रस्ट की दान की राशि कितना, 20,001 हो जाएगा और 6,000 2, तो 20 और 6 26,000 रुपये जो है और माइनस किया जाएगा, तब जाके आपका ये कर योग्य राशि अब निकलेगा कुल कर योग्य राशि। इसलिए कुल कर योग्य राशि, कुल कर योग्य राशि जो है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 3,13,000 में से माइनस कर देंगे हम इस 26,000 रुपये को। तो जो प्राप्त राशि होगा कितना हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त राशि तो 0, तो 3 0 तो यहाँ पे लगने वाला ही है, 3 0 बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। फिर यहाँ पे है 26, तो 13 में से 6 गया, कितना बच जाएगा आपके पास, 13 में से जब 6 जाएगा स्टूडेंट तो बचेगा आपके पास 7, और फिर यहाँ पे बच जाएगा 0। तो 0 में से जब हम क्या करेंगे, 0 में से इसको बनाएंगे 10, तो 10 में से 2 गया, बन जाएगा आपके पास 8, और यहाँ पे बन जाएगा 2। तो 2,87,000 रुपये पे आपके क्या होगा, आयकर की गणना की जाएगी। 2,87,000 रुपये पर आपका आयकर की गणना की जाएगी। चलिए, तो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। चौथा सेक्शन में लिखने वाला हूँ आयकर की गणना। अब हम पूरा तरीके से तैयार हैं आयकर की गणना करने के लिए। तो आयकर की गणना के लिए आपको बहुत ज़रूरी है टैक्स स्लैब के बारे में जानना। टैक्स स्लैब क्या होता है पूरा हम जान चुके हैं। तो अब टैक्स स्लैब आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 2 लाख तक शून्य है, कोई कर नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा। 2 लाख से 5 लाख के बीच जो राशि आपका मिलेगा उस पर 10%, और 5 से 10 लाख के बीच जो होगा वो कितना, 20% आपको देना पड़ेगा उसमें। तो आपकी जो राशि है वो कितना आ रहा है, 2,87,000। क्या ये 2 लाख से ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। इसका मतलब इस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा स्टूडेंट। कितना लगेगा, तो 2 लाख से ऊपर और 5 लाख के नीचे, तो इस पे लिए कितना है, 10% जो लगेगा उस राशि पर लगने वाला है, उस बीच में जो राशि आएगा उस पर। तो जरा बताइए 2 लाख से कितना ज़्यादा है, 87,000 ज़्यादा है, 5 लाख से कम है, बहुत कम है। तो ये जो एक्स्ट्रा का 87,000 रुपये है उस पर कितना का टैक्स लगेगा, उस पर लगेगा स्टूडेंट आपका 10%। और सर 2 लाख का क्या होगा, 2 लाख तो खुद कह रहा है नील है, निरंक है, 0%, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट आयकर की गणना में देय आयकर, जो देने वाला आयकर होगा वो क्या हो जाएगा, देय आयकर। आयकर की गणना जब करें तो देय आयकर बराबर क्या हो जाएगा, 2 लाख तक कोई कर नहीं टैक्स स्लैब के अनुसार। तो 2 लाख तक कोई कर नहीं, तो 2 लाख का 0%, तो 2 लाख का 0%, 0% धन जो बच गया, बचा कितना, 87,000 रुपये। 87,000 को कैसे निकाल सकते हैं आखिर, तो 2,87,000 हमारा अधिकतम है। जितना भी अधिकतम आएगा उसको क्या कर देंगे हम, न्यूनतम सीमा से माइनस कर देंगे। तो 2,87,000 रुपये आपका क्या है, अधिकतम है, और जो कि कौन से सेक्शन में आ रहा है, आपके सेकंड सेक्शन, 2 लाख से 5 लाख के बीच। तो 5 लाख तो है नहीं, तो अधिकतम किसको गिना जाएगा,
2,87,000 को अगर 5 लाख से ऊपर हो जाता, ध्यान रखिए, अगर 5 लाख से ऊपर हो जाता तब आपको माइनस करना पड़ता उस 5 लाख रुपए में से। तो अभी हमारे पास 2,87,000 है, तो 2,87,000 रुपया ये है, और 2 लाख पर आप अभी अभी क्या करके आ रहे हैं, दे के आ रहे हैं इधर टैक्स, ये मान के चलिए ये इधर टैक्स दे के आ रहे हैं। तो 2 लाख को अगर माइनस कर दूं तो इसका जो होगा, इसका 10% आपको क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका तो हो जाएगा 0, ये पूरा 0, और यहाँ से बच जाएगा आपका 87,000, और इसका 10% आप निकालेंगे स्टूडेंट, तो आपको मिल जाएगा ये 8,700 रुपये। 8,700 रुपये जो होगा देय आयकर आया है। याद रखिएगा ये क्या है, देय आयकर है, पेबल टैक्स है। और अब क्वेश्चन आगे कहता है कि आपको क्या देना है, आपको एजुकेशन सेस भी देना है, सेस देना है, उपकर देना है, सब टैक्स देना है। ये सभी एक ही चीज़ के नाम हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो देय आयकर होता है उसी पर क्या किया जाता है, शिक्षा उपकर की गणना की जाती है। तो पांचवा चीज़ हम लिखने वाले हैं शिक्षा उपकर। पांचवा चीज़ हो जाएगा आपका शिक्षा उपकर। तो ये क्या हो जाएगा, देय आयकर का 3%, देय आयकर का 3%। तो देय आयकर कितना है, 8,700 गुणा 3%, 3/100। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 7 या 21 का 1 हासिल गया 2, और 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, 261 रुपये हमें क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होगा स्टूडेंट। तो 261 रुपया ये प्राप्त हुआ। इस तरीके से अगर हम देखें तो कुल देय आयकर, ये देय आयकर अब निकालेंगे कुल देय आयकर, क्योंकि ये भी कर है और ये भी कर है। तो कर और कर मिलकर, अर्थात शिक्षा उपकर और देय आयकर, आयकर मिला के जो देगा वो कुल देय आयकर होगा, जो कि उसको अदा करना पड़ेगा। कुल देय आयकर, कुल देय आयकर की राशि, कुल देय आयकर की राशि जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8700 धन 261, अर्थात 8,961, 8,961 रुपये जो होगा वो देय आयकर आएगा। एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं क्या आया है आंसर, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 8,961 रुपये बिल्कुल हमारा यही आंसर आया स्टूडेंट। अब आप ज़रा ये भी बताइएगा कि इसमें से, इस क्वेश्चन में आपका कौन सा सेक्शन बहुत अच्छा लगा, कहाँ पे हमने एक्सप्लेन आपको अच्छा किया है। अगर कुछ कमी नज़र आती है वो भी बताइएगा स्टूडेंट, बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, क्योंकि चीज़ें जब सुधरेंगी तभी आपको एक सही चीज़ मिलेगा। और हमारा उद्देश्य है, हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हम आप हिंदी माध्यम छात्रों या अंग्रेजी माध्यम छात्र जो भी हो उसका हम अधिक से अधिक मदद कर पाएँ।